हाथरस के मामले को 2 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। हालांकि योगी सरकार ने इसको लेकर एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन वहां पर स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण लगातार वहां पर मौजूद रहे, पीड़ितों के परिवार वालों से मिले, वहां की स्थिति उन्होंने जांची। हमारे साथ मौजूद हैं असीम जी। हादसे के बारे में तो कुछ भी मुझे लगता है कि कम नहीं कहा जा सकता। एक ऐसी त्रासदी थी जो इसके पहले कभी देखी नहीं गई। आप वहां पे मौजूद थे, क्या स्थिति रही? क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ हाथरस का, तो मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो मुझे निर्देशित किया कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं कन्नौज में था तो बगल में था, मैं जल्दी से पहुँच भी पाया। पहला 24 घंटा रिलीफ और रेस्क्यू का था, घायलों को सही मदद पहुँचाने का था, जिसमें हम लोग सफल हुए। मृतकों को यानी शवों को उनके परिवारों तक पहुँचाना, शुरुआत में कुछ शिनाख्त नहीं हो पा रही थी जो कि हो गई, और पूरी संवेदनशीलता के साथ में अंत्येष्टि संपन्न कराना, ये पहले 24 घंटे की चुनौती थी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया, जो एकमुश्त धनराशि दे रहे हैं वो तो है अलग, ऐसे परिवार जिसमें लगभग 2-3 लोग छोड़ दें तो महिलाएं सारी हैं, तो उनके बच्चे, बाल्य सेवा योजना है, उसके तहत प्रत्येक ऐसे बच्चे को हम लोग 2500 रुपये प्रति माह, जब तक कि वो 18 साल के हो जाते हैं, उनको एक वजीफा देंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मा है वो सरकार उठाने जा रही है। पढ़ाई लिखाई का तो उठाएंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त 2500 रुपये प्रति बालक या बालिका प्रति माह मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इन 124 परिवारों को देंगे। क्योंकि उनकी माता नहीं रही, उनके पिता नहीं रहे, ये केवल एकमुश्त राशि से काम पूरा नहीं होने वाला। हम बच्चों के जो स्वप्न हैं, उनके माता पिता ने जो उनके बारे में सोचा था वो पूरा कराएंगे, उनकी शिक्षा के जरिए, और उनके लालन पालन के लिए सरकार ये 2500 रुपये प्रति माह देगी, ताकि आज ही नहीं, हमारी संवेदनशीलता आज खत्म नहीं हो जाएगी, एक हफ्ते बाद न्यूज़ से बात चली जाएगी तभी हमारी बात नहीं खत्म हो जाएगी। ये संवेदनशीलता हमारी 18 साल तक रहेगी, सरकार कोई भी रहे, लेकिन बच्चों के हम लोग ध्यान इस प्रकार रखवाएंगे। अच्छा, आप तो सर पुलिस कमिश्नर रहे, एक बड़ा अनुभव रहा है आपका प्रशासन को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। बाबा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? एफआईआर दर्ज हो गई, इतनी बड़ी त्रासदी, लेकिन बाबा का उसमें नाम नहीं है। इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? आपको लगता है इतने बड़े कार्यक्रम में सिर्फ आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होती है या बाबा की भी इसमें जिम्मेदारी थी? जो एफआईआर दर्ज की गई है, मुझे समझ में यह आया कि जिस व्यक्ति ने अनुमति मांगी उस एक व्यक्ति को नामित पुलिस ने किया, और साथ में शायद 70 या 80 अन्य लोगों को उन्होंने उसमें रखा है, क्योंकि ये पुलिस को भी देखना होगा कि किसका रोल क्या है। जैसा मैंने प्रारंभिक रूप से बात की घायलों से, पुलिस तो और गहनता से बात कर रही होगी, लेकिन उससे मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहली गलती ये हुई कि आयोजकों ने कहा कि अंदर की व्यवस्था हम लोग स्वयं देखेंगे, अंदर पुलिस की ज़रूरत नहीं है। फिर भी पुलिस की कुछ ड्यूटियाँ अंदर लगाई गई, किंतु ये मुझे गलती दिखती है। उसके बाद जब आयोजन समाप्त हुआ तो हमेशा जो मुख्य वक्ता होते हैं या जो लीडर होते हैं, उनका कार्यक्रम से जाने का रास्ता अलग रखा जाता है और भीड़ का रास्ता अलग रखा जाता है। इन्होंने दोनों रास्ते एक ही कर दिए। उसके अलावा कुछ अपने अपने विश्वास होते हैं कि गाड़ी निकल रही है तो उसकी धूल उठाते हैं, सब करना। हम और आप असहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ऐसा लेकिन लोग कर रहे थे वहाँ पे। उसको संभालने के लिए, रोकने के लिए, या गलत नीयत से जो सेवादार थे उन्होंने बल प्रयोग किया, और यहाँ से ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा हो गई। उन्होंने इस प्रकार, जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं थे, बल प्रयोग किया कि कुछ वृद्ध महिलाएं गिरीं, और फिर वो भगदड़ की स्थिति बन गई, और फिर देखते देखते काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई और घायल हो गए। तो मूल रूप से घटना इस प्रकार से है। लेकिन मैं तो इसका इन्वेस्टिगेटर हूँ नहीं, इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से पुलिस कर रही है। न्यायिक आयोग बनाया गया इसीलिए, ताकि हम पूरी तह में जा सकें। क्या ये केवल हादसा है? क्या इसमें कोई साजिश है? क्या इसमें कोई और पहलू है? इन सभी चीज़ों के लिए एक गहनता से विवेचना हो रही है, और आयोग भी इसको देख रहा है, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए और उठती है कि मैंने भी कई देखा है, बाबाओं के दरबार में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सरकार के प्रभावी लोग खड़े रहते हैं, किसी का नाम लेना हालांकि उचित नहीं। तो आपको लगता नहीं कि जो बाबाओं का ये बाजार लगा है, आप इन्हीं को देख लीजिए, सरकार को अपनी एक इनकी मिलिट्री थी, धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा दी गई है, तो ऐसे पे कुछ रोक लगनी चाहिए, लोगों को भी इसको लेकर बताया जाना चाहिए, ये भी सरकार का काम है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ तो योगी जी आप रोज़ देखते हैं, काम करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी कितने सादा जीवन के हैं ये भी आप देखते हैं। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चाहे बाबा का वीआईपी कल्चर हो, चाहे नेता का हो, चाहे किसी का हो,
इस प्रकार एक आडंबर बनाना कि असली नकली सुरक्षा कर्मियों की फौज, सायरन बजाना, ये सब लोकतंत्र। कहा जा सकता है कि जैसे अभी योगी जी ने कहा था कि वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए, खास तौर से जो पॉलिटिशियन है या अधिकारी हैं, आप इस बात से सहमत हैं कि बाबाओं के भी वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए, कि उनकी भी ये जांच होनी चाहिए कि इतनी उनकी जो अपनी आर्मी है, इतनी अकूत संपत्ति है, ये उनके पास कहाँ से है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बाबा भी, नेता भी, कई उद्योगपति भी, सभी लोग हमारे समाज को ऐसी प्रवृत्तियां गलत दिशा में लेके जाती हैं कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं वीआईपी बन गया हूँ। नहीं नहीं, लोकतंत्र तो बराबरी के बारे में है। जो भी ऐसी चीज़ जो हमें असमानता को ले जाती है, और असमानता को यहाँ पे तो और इनकरेज किया जा रहा है, इस पे रोक लगनी ही चाहिए। ये लोकतंत्र के, हमारे संविधान के भाव के खिलाफ है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस पे काम करते हैं और लोग पसंद भी करते हैं इस बात को, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम लोग को समाप्त करना है। समानता के भाव के साथ काम करना है, चाहे बाबा हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। ये परंपराएं हमारे संविधान के ताने बाने के विपरीत हैं। राहुल गांधी आज वहां पर पहुंचे, हालांकि उन्होंने राजनीतिकरण नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा 2 लाख रुपए जो मुआवजा है बहुत कम है, लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। प्रशासन की बहुत बड़ी इसमें कमी रही, कार्यक्रम जो है वो व्यवस्थित रूप से नहीं रहा। मुआवजे को लेकर खासतौर से उन्होंने कहा है कि मुआवजा जो है उसकी राशि बढ़ा कर दी जाए, 2 लाख बहुत कम है। सरकार, केंद्र सरकार भी मुआवजा दे रही है, प्रदेश सरकार भी मुआवजा दे रही है, और इस मुआवजे के अतिरिक्त और भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत हम लोग लाभ पहुंचाते हैं। कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, किसान क्रेडिट कार्ड पे होती हैं, उनका भी लाभ हम लोग पहुंचाएंगे। हमने हर परिवार का विवरण नोट किया है, हर मृतक का विवरण नोट किया है, और उनकी जो जो अनुमन्यता हैं उससे बढ़ करके हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो एकमुश्त सहायता है। हमने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ की घोषणा की है कि हर ऐसे बच्चे जिनकी माता या पिता की मृत्यु इस घटना में हुई है, उनके 18 वर्ष के यानी वयस्क होने तक हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। 2500 रुपये महीने का एक अलाउंस, एक वजीफा देंगे, और साथ साथ हम उनकी शिक्षा का और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं विवाह आदि की, उससे भी लाभ देंगे। लड़कियों की शादी भी, इस तरीके की जिम्मेदारी भी आप लोग उठाएंगे? जी, ये समाज कल्याण विभाग की योजना है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मुझे कहा कि ये तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी योजनाएं हैं जिसके लिए परिवार अनुमन्य होगा। तो हमने पूरी सूची बना ली है, किस परिवार को, किस बेटे को, किस बेटी को किस तरीके से सरकार सपोर्ट कर पाती है। तो ये केवल हमने प्रारंभिक धनराशि अगले 1 हफ्ते में दे दी नहीं है, हम तो 18 साल तक बच्चे के होने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो उनके माता या पिता जो नहीं रहे, जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए स्वप्न देखा था, सरकार उसको पूरा करेगी। ठीक है। समाज कल्याण विभाग में आज आपने प्रमोशन कराने के लिए रिश्वत मांगने का जो आरोप था, उसमें आपने एक मुकदमा दर्ज करवाया है। इसको किस तरीके से देखते हैं, और लगता है आपको ऐसे केस कराने से लोगों के दिल में एक डर बैठेगा और व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेगी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने करप्शन के खिलाफ खूब कार्रवाई की, लेकिन अभी भी जो निचले स्तर पे, जैसा ये वाला उदाहरण है, ऐसे भ्रष्टाचार या ऐसी ठगी अभी भी हो रही है। कल मेरे ही एक विद्यालय की शिक्षिका मुझसे मिली। उन्होंने कहा कि मुझे एक झांसा दिया गया कि तुम्हारा प्रिंसिपल का प्रमोशन हो जाएगा, और उनसे 1 लाख रुपए लिए गए, जिसमें से कि 25,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र, तो मतलब प्रमाण उनके पास था। उनके पास एक फ़ोन रिकॉर्डिंग भी थी जिससे और प्रमाणित हुआ कि इनसे पैसे वाकई में लिए गए। तो ऐसे गंभीर अपराध पे, और ख़ासकर जहाँ पे प्रमाण है, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि आपने प्रमाण समेत शिकायत की। आपका उपकार, आपको मैं हर समर्थन भी दूंगा, आपकी सुरक्षा भी करूंगा, और जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल सही है, जब तक भ्रष्टाचारियों के ऊपर भारी डंडा नहीं चलेगा तब तक ये सुधरने नहीं वाले। जो केंद्र ने काम किया, जो प्रदेश की एजेंसी ने काम किया है, वो सरकारी खरीद को व्यवस्थित किया है, कमीशनखोरी को दूर किया है, ट्रांसफ़र उद्योग को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जो ये निचले स्तर का करप्शन अभी बचा हुआ है, या किसी भी स्तर का बचा है, उसके ऊपर पूरी सरकार योगी जी के निर्देशन में तैयार खड़ी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, मेरे मंत्रालय से संबंधित कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत है, आप मुझे बताएं। प्रमाण होंगे तो और आसानी होगी कार्रवाई करने में, नहीं तो मैं प्रमाण इकट्ठे करूँगा और ऐसे किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। हाथरस के मौके पर ये मौजूद है और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि योगी सरकार हर एक उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है जिसने उस घटना में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। हम जिम्मेदारी उठाते हैं उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक की, और अगर आगे चल के हमें जरूरत होगी तो हम उनके परिवार के सदस्यों की शादी तक की भी जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।